आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से पर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है कि पर्णफलक कैसा होता है, पर्ण के अंदर शिरा विन्यास किस प्रकार का पाया जाता है, पर्ण कितने प्रकार की होती है, पर्ण कहाँ लगी हुई होती है। इस सामान्य जानकारी के बाद में आज हम पढ़ते हैं कि पर्ण कौन कौन से भागों में रूपांतरित होती है, अर्थात जो एक सरल संरचना, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, ये इस प्रकार की चौड़ी पत्ती होती है, इसी चौड़े भाग को ही हम पर्ण कहेंगे। तो ये पर्ण और इसके अलावा कौन कौन सी संरचनाओं में परिवर्तित होती है, इसके अलावा किस भाग में परिवर्तित होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पर्ण के रूपांतरण प्रक्रिया में सबसे पहले आता है पर्ण पर्तान क्या होते हैं। कई पादपों में पर्ण पर्तान के रूप में रूपांतरित होती। सबसे पहले देखते हैं कि पर्तानीय संरचना क्या होती है। आपने कई प्रकार की बेलें देखी होगी, मतीरे की बेल है, काचरे की बेल है, लौकी की बेल है, कई बेलें देखी होगी आपने। उनमें से कुछ बेल ऐसी भी होगी जिनके एक आधारीय भाग से तने से स्प्रिंग नुमा संरचना निकलती है, देखा होगा आपने स्पष्ट रूप से। ये स्प्रिंग नुमा संरचना इसके पास में स्थित किसी भी आधारीय संरचना, चाहे वो कोई डंठल हो, कोई शाखा हो, कोई तार हो, कोई दीवार का भाग हो, किसी से भी जो इसके सपोर्ट में आती है, पास में आती है, उसके चारों ओर लिपट जाता है। इस प्रकार की संरचना हमने देखी हुई होगी। सेम के अंतर्गत तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है, मटर में स्पष्ट रूप से दिखती है। तो जो ये स्प्रिंग नुमा संरचना है, उस संरचना को नाम देते हैं पर्तान। क्या कहेंगे? पर्तान या टेंड्रिल्स कहते हैं। क्या कार्य करती है? ये करती है इस पादप को ऊपर की ओर वृद्धि करने में सहायता करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस पादप का जो तना है वो दुर्बल है। पादप की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसका तना पतला होता है। ये पतला तना उस पादप को सीधा खड़ा नहीं रख सकता, जैसे बबूल का है, नीम का पेड़ खड़ा होता है, ऐसा खड़ा रखने में ये तना असमर्थ है। इसीलिए इस तने को ऊपर की ओर वृद्धि तो करनी है, तो सहायता करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए क्या पाया जाता है? इस प्रकार की स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है। जो तना इधर बढ़ रहा है, इससे निकलने वाली संरचना इससे चारों तरफ लिपट गई, फिर तना धीरे धीरे आधार ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे यदि हम किसी बांस को खड़ा करें, लंबे बांस लंबा होता है, उस लंबे भाग को खड़ा करना है, तो खड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे इस भाग से इसको सपोर्ट प्रदान करेंगे, यहाँ से बल्ली बांध देंगे, एक यहाँ से बांध देंगे, एक यहाँ से बांध देंगे। इस प्रकार से इनको सपोर्ट हम यदि प्रदान करते रहेंगे तो ये बांस सीधा खड़ा रह सकता है। देखा होगा आपने, कई प्रकार के मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बल्लियाँ बना करके सपोर्ट प्रदान करके उसको खड़ा किया जाता है। इससे क्या मिल गया? इसको सपोर्ट मिलता है। ठीक इसी प्रकार से दुर्बल तने युक्त पादपों को आरोहण में सहायता प्रदान करने के लिए पादपों में कई प्रकार की संरचना विकसित होती है। उसमें से एक है पर्तान। पर्तान क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब पर्ण पर्तान क्या? पर्ण के रूपांतरण देख रहे हैं। पर्ण अन्य भागों में रूपांतरित हो गया, किस में रूपांतरित हो गया? पर्तान में रूपांतरित हो गया। तो इसमें पर्ण, कंप्लीट पर्ण या फिर पर्ण का कोई भी एक भाग। अब एक भाग कौन सा हो सकता है कि ये हमारे पास में लीफ है। अब कौन सा भाग हो सकता है? इसके आधारीय भाग से निकलने वाली संरचना अनुपर्ण, ये पर्णवृंत, ये पर्णफलक, या इसका पर्ण का अग्रभाग पर्ण शिखाग्र। चार चीज़ें होती हैं। इसमें से कोई एक भाग या संपूर्ण पर्ण पर्तानीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे पर्तान को नाम देते हैं पर्ण पर्तान। अनुपर्ण से निकलते होते हैं तो अनुपर्णीय पर्तान कहते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पादप जैसे ककड़ी है, खीरा है, इसके अंदर निकलने वाले पर्तान होते हैं वो अनुपर्ण से विकसित होते हैं। मटर के अंदर विकसित होने वाले पर्ण होते हैं वो अनुपर्ण पर्तान होते हैं, वो अनुपर्ण से विकसित होते हैं। इस प्रकार की संरचना का कार्य क्या है? दुर्बल तने युक्त पादप को आरोहण में सहायता प्रदान करना।
अब आप ये कहोगे कि आप कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका तना लिपट करके ही आगे बढ़ते हैं, उसमें तो परतान नहीं पाए जाते हैं, तो ये उन पादपों में अनुकूलन है। सभी के अंदर परतान की सहायता से आरोहण की क्रिया नहीं होती। कुछ पादपों ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पादप अथवा सहारे के चारों ओर लिपटते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये उसका एक विशेष प्रकार का गुण हो गया। जंगली मटर में पूरा का पूरा पर्णीय भाग पर्ण परतान के रूप में रूपांतरित होता है। तो पहला आया पर्ण परतान, दूसरे आते हैं पर्णक परतान। किसको कहते हैं पर्णक? जब कोई सरल पर्ण छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है तो इसको क्या नाम देते हैं? हम पर्णक कहते हैं। संयुक्त पर्ण का प्रकार है। तो ये पर्णक, एक या दो पर्णक, जैसे इसका अगला वाला भाग पर्णक है, वो परतान में परिवर्तित हो गया। जब कोई पर्णक परतान में परिवर्तित होता है तो इस प्रकार के परतान को नाम देते हैं पर्णक परतान। किसमें पाया जाता है? मटर में। पहला था जंगली मटर। अब ये मटर, इसको उद्यान मटर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। वो कौन सा है? उद्यान मटर। जो जंगलों में वाइल्ड रूप से फैला हुआ होता है वो कहलाता है जंगली मटर। तीसरे प्रकार का जो रूपांतरण है वो कहलाता है मासल संशयकारी पर्ण। किसमें पाई जाती है? ग्वारपाठा। देखा होगा आपने, ग्वारपाठा में एक चौड़ा पर्णील भाग होता है जो मासल होता है, दबाते हैं तो स्पंजी टाइप रहता है। ये स्पंजी प्रकार का क्यों हुआ? क्योंकि इसमें श्लेष्मीय जल की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए कैसा हो गया? स्पंजी। इसके अतिरिक्त इस पादप में किसका संग्रहण होता है? पादप भाग में खाद्य पदार्थ का संग्रहण होता है, इसलिए ग्वारपाठा को हम खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज करते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का भी उपयोग किया जाता है। श्लेष्मीय जल और खाद्य पदार्थ के संग्रहण के कारण पर्णील भाग या पर्ण पूर्ण रूप से मासल संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको मासल संशयकारी पर्ण कहते हैं। ग्वारपाठा के अलावा किसमें पाया जाता है? ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम नाम सुना होगा आपने पहले भी। क्या है? जब हम प्रजनन की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो कायिक प्रजनन किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है, वही ब्रायोफिलम है। चौथे प्रकार की जो पर्ण है वो कहलाती है रक्षात्मक पर्ण। क्या पर्ण कोई सुरक्षा करने का कार्य कर सकती है? बिल्कुल करेगी। कैसे करेगी? कि उस पादप भाग के चारों तरफ वो लिपट जाती है तो सुरक्षा हो जाएगी। ऐसी पर्णों को नाम देते हैं रक्षात्मक या सुरक्षात्मक पर्ण, प्रोटेक्टिव लीफ। और ऐसी लीफ की परिभाषा क्या होती है? कि ये लीफ सामान्य तौर पर पतली होती है। जिस प्रकार की मोटी संरचना दिखाई थी मैंने आपको, ऐसी नहीं, शुष्क झिल्लीनुमा संरचना के रूप में होकर के उस तने के पादप भाग के चारों तरफ लिपटी हुई होती है। और क्या कार्य करती है? उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। किसमें पाई जाती है? रसकस में ऐसा देखने को मिल सकता है। शतावर में भी होता है, रसकस में भी होता है। एक और रूपांतर होता है, उसको नाम देते हैं अवशेषी पर्ण के समान। जलीय पादप, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रीला। हाइड्रीला के अंतर्गत पर्ण पाई जाती है, वो इस प्रकार की छोटी छोटी पर्ण पाई जाती है। अब जब पीपल की पर्ण तो बहुत बड़ी होती है, बरगद की पर्ण बहुत बड़ी होती है, तो हाइड्रीला की पर्ण छोटी छोटी क्यों हुई? क्योंकि ये पादप जल में रहता है, डूबा हुआ रहता है। अब जल में है तो जल की धारा बहती रहेगी। यदि इस पादप की पर्ण बड़ी है, चौड़ी है, तो जल की धाराओं के बीच में अवरोध लगेगा। इसके कारण पर्ण पर दबाव लगता है। दबाव लगने के कारण हो सकता है कि पादप वहाँ से उखड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाए, या एक अवरोधिक संरचना उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप पादप के टूटने की संभावना, विघटित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। बार बार जल की लहरों के थपड़े के कारण इस पादप की पर्ण छोटी छोटी हो जाती है। टूट करके कैसे होगी? छोटी छोटी। अब ये केवल और केवल एक छोटी छोटी पर्ण के रूप में ही पाई जाती है, इसलिए ऐसी पर्ण को क्या नाम देते हैं? अवशेषी पर्ण। अब पर्ण क्या कार्य करती है? कि खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो इस पादप में अब पर्ण छोटी छोटी रहेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अब उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो क्या होगा? इस पादप में एक नया लक्षण विकसित होगा, उसको क्या नाम देंगे? हम अनुकूलन कहेंगे। और अनुकूलन के फलस्वरूप क्या होगा? पर्ण के अभाव में पर्ण का कार्य इस तने के द्वारा संपन्न होता है। तो पूरा का पूरा तना है वो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करने का कार्य प्रारंभ कर देता है। अब ये अवशेषी पर्ण करती क्या है? क्योंकि कैसी है? कटी फटी है, तो करती क्या? क्यों पादप में पाई जाती है?
तो नंबर फर्स्ट, धीरे धीरे विघटित हो रही है, इसलिए छोटी छोटी संरचना के रूप में पाई जाती है। क्योंकि हाइड्रिला में जड़ें नहीं पाई जाती, इसीलिए ये पर्ण जल अवशोषण का कार्य करती है। क्या करेगी? जल अवशोषण के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न करती है। तो कुल कितने प्रकार के रूपांतर पड़े? पर्ण प्रतान, पर्णक प्रतान, मासल, रक्षात्मक, अवशेषी, और कई प्रकार के रूपांतर होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। आपने कीट भक्षी पादप का नाम सुना होगा। कीट भक्षी, और पादप है और किसका भक्षण कर रहा है? कीटों का भक्षण करता है, इसलिए क्या नाम देते हैं? कीट भक्षी पादप उसको कहते हैं। अब क्यों करता है ये? पादप स्वपोषी होते हैं जो अपना खाद्य पदार्थ स्वयं निर्मित करते हैं, और जंतु होते हैं वो दूसरे पादपों से या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो फिर पादप कीट भक्षी क्यों हुए? क्योंकि ये पादप जिस स्थान पर उगते हैं उन स्थानों पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। सामान्य तौर पर दलदल प्रकार के क्षेत्र होते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन पादपों में परिवर्तित संरचना विकसित होती है जो कीटों का भक्षण करके उन कीटों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अवशोषित करता है या नाइट्रोजनी पदार्थों का अवशोषण करता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन तत्व की कमी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे पादपों को क्या नाम देते हैं? कीटाहारी पादप अथवा कीट भक्षी पादप कहते हैं। और इसमें कीटों को पकड़ने के लिए जो संरचना बनती है वो किसका रूपांतर होती है? पर्ण का रूपांतर होती है। होती कैसी इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूट्रिकुलेरिया की बात करते हैं या नेपेंथिस घट पादप की बात करते हैं, तो इन पादपों में क्या होता है? जैसे ये एक पर्ण है, इस पर्ण पूरी की पूरी पर्ण इस प्रकार के घटनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है, और पर्ण का अग्रभाग होता है वो ठीक इस प्रकार से एक ढक्कनुमा संरचना के रूप में रूपांतरित हो गया। अब इस पर्ण के आधारी भाग पर यहाँ पर श्लेष्मा लगी होती है। क्या लगी होती है? श्लेष्मा। श्लेष्मा लगी होने के कारण ये पूरी पूरी सतह होती है बिल्कुल ही चिकनी हो जाती है। अब जैसे ही कोई कीट उड़ता हुआ इस ढक्कन से आपतित होता है, टकराते हैं, सीधा किस में जाएगा? अंदर की ओर जाएगा, या तो इस सतह से टकराएगा, इस सतह से टकराएगा। इन दोनों ही सतह पर श्लेष्मा पाई जाने का वो श्लेष्मा में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में धीरे धीरे कहाँ खिसकता है? अंदर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। अब ये कीट उड़ करके वापस बाहर नहीं आया, क्योंकि कोशिश तो करता ही है, इसलिए ढक्कन तुरंत प्रभाव से, जैसे कोई कीट अंदर प्रवेशित होता है तुरंत प्रभाव से ऊपर की ओर आकर के घटनुमा संरचना को बंद कर देता है। इसके आधारीय भाग में पाई जाने वाली कोशिकाएं पाचक रसों का स्त्रावण करती है, और धीरे धीरे ये कीट मर जाता है, उसका पाचन हो जाता है, उस भाग का अवशोषण कर लेता है। इसलिए इस पादपों को क्या नाम देता है? कीटाहारी पादप कहते हैं। इन पादपों में निर्मित होने वाली ये संरचनाएं थैली कहलाती है अथवा ब्लेडर कहलाती है। ब्लेडर पाए जाने के कारण इन पादपों को ब्लेडर वर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लेडर वर्ट। रूपांतर किसमें हो गया? कीटाहारी पादपों में हो गया। एक अन्य प्रकार का रूपांतर जिसको पर्णाभ व्रंत अथवा फिलोड कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिलोड कहते हैं, पर्णाभ व्रंत पादप है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया वंश है बबूल का। तो ऑस्ट्रेलियन बबूल है ये। कौन सी हुई? ऑस्ट्रेलियन बबूल। इस बबूल में क्या है? संयुक्त पर्ण पाई जाती है। जैसे अपने यहाँ बबूल है उसकी संयुक्त पर्ण होती है, वो तरुण अवस्था में झड़ जाती है, और इसका पर्ण व्रंत होता है वो मांसल चपटा होकर के पर्ण के समान कार्य करना प्रारंभ कर देता है। कौन सा भाग? पर्ण व्रंत। पर्ण फलक होता है, पर्ण होते हैं वो तो गिर जाते हैं, बल्कि व्रंत होता है वो मांसल संरचना में परिवर्तित होकर के पर्ण के समान कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे पर्ण व्रंत को नाम देते हैं पर्णाभ व्रंत। क्या नाम देंगे? पर्णाभ व्रंत। किसका कार्य करेगा? प्रकाश संश्लेषण का। किस में करता है ये? ऑस्ट्रेलियन बबूल या ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, दोनों में से कोई भी लिखो, एक ही प्रकार का।
कई बार पादपों को आरोहण में प्रतान सहायक नहीं होकर के अंकुश नुमा संरचना का विकास होता है, उसकी सहायता से पादप आगे की ओर बढ़ता है। किसमें पाया जाता है? बिगोनियम पाया जाता है। बिगोनियम होता है क्या है कि ये जो पर्ण होती है वो संयुक्त पर्ण है। इस संयुक्त पर्ण के आधार भाग के कुछ पर्णक होते हैं, वो इस प्रकार की हुक नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या बनते हैं? पर्णक अंकुश में रूपांतरित होते हैं। बन गया ये, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? पर्ण अंकुश कहेंगे। किस में मिलेगा ये? एग्जाम्पल तो में लिखना पड़ेगा, बिगोनिया। होता क्या है? ये बेल होती है, एक दुर्बल तना होता है, इसलिए उसको आरोहण में सहायता के लिए कुछ सहायक संरचनाओं का विकास करना पड़ता है। यहाँ पे प्रतान विकसित नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है? अंकुश हो गया, इस प्रकार के। अब जब ये तना को हिलेगा डुलेगा तो कहीं किसी सतह से टकराएगा, जहाँ पे खड्डा वड्डा होगा उसके अंतर्गत ये फंस जाएगा, एक हुक समान फंस जाएगा। फंसने के बाद में स्थिर हो गए, अब तना वृद्धि करना प्रारंभ कर जाता है, इसलिए उसको नाम देते हैं पर्ण अंकुश। कई बार आपने पर्ण देखी होगी, जैसे सत्यानाशी आपने देखा होगा, इसकी पर्ण होती है इस प्रकार कटी फटी है। इसके साथ साथ में इस प्रकार के इसमें कई सारे कांटे विकसित होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे पादप में कांटे ही कांटे हैं, पतले पतले बड़े लंबे कांटे पाए जाते हैं। जैसे इस पर्ण को हम हाथ लगाते हैं, सबसे पहले कौन चुभता है? कांटे चुभते हाथ में। जब कोई जंतु इसके बाद में खाने के लिए आता है तो क्या स्पर्श करेंगे? कांटे, फलस्वरूप वो दूर हट जाता है। अब पर्ण के ऊपर निर्मित होने वाली इस प्रकार की ये स्पाइन या शूल, अंकुश हुकनुमा संरचना होती है। शूल होता है वो सीधा होता है। देखा होगा कई प्रकार के कांटे आपके पादपों में देखने को मिलेंगे। जैसे खेजड़ी के अंतर्गत कांटा पाया जाता है, वो इस प्रकार का है, एक छोटा सा उबारनुमा। बबूल के अंदर पाया जाता है एक बड़ा सा मोटा हल्के पीले रंग का, इस प्रकार का कांटा होता है। देसी बबूल होती है, उसमें व्हाइट कलर का बड़ा सा कांटा पाया जाता है, इस प्रकार ये बड़ा पतला पाना। नागफणी के सत्यानाशी के कांटे होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, लंबे पतले। नागफणी देखी होगी आपने। बेर के जो कांटे होते हैं वो इस प्रकार घुघनुमा होते हैं। होते कि नहीं होते? बेर के पौधे के अंदर व्यक्ति घुस सकता है, आराम से जंतु घुस सकता है। जब बाहर की ओर निकलेंगे तो क्या चुभेंगे? कांटे अटक जाते हैं, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के कई कांटों के प्रकार होते हैं, अंकुश के प्रकार होते हैं, स्पाइन के प्रकार होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। और सब क्या करते हैं? किसी न किसी प्रारूप से पादप को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो सुरक्षात्मक युक्तियां के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। अब ये कहाँ से विकसित होते हैं, इसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तने से हो रहे हैं, स्तंभ से हो रहे हैं, पर्ण से हो रहे हैं, पर्ण के किनारों से हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। तो सत्यानाशी नामक पादप में पाए जाने वाले ये शूल पर्ण के ऊपर स्थित होते हैं। क्या कार्य करेंगे? ये इस पादप को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो सुरक्षात्मक युक्ति है ये। युक्ति को, उपकरण को, अंग को, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो हमने कुल 9 प्रकार के पर्ण की रूपांतरण पढ़े, जो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, कोई उसको आरोहण में सहायता प्रदान कर रहा है। पर्णावरंत होता है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न करते हैं। तो पर्ण के रूपांतरण के बाद में अब हम पढ़ते हैं कि इनके अतिरिक्त, तो पर्ण कार्य कर रही है, इसके अतिरिक्त पर्ण पादप में क्या क्या कार्य करती है। अर्थात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्ण के विभिन्न प्रकार के कार्य। पर्ण के कार्य। पर्ण पादप का एक चपटा चौड़ा भाग होता है जो हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पर्णिल भाग पादपों में खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। ये इस पर्ण का मुख्य कार्य होता है। जिन पादपों में पर्ण नहीं पाई जाती, जैसे कीर के अंदर पर्ण होती नहीं है, पतझड़ के समय वो झड़ जाती है,
उस स्थिति में ऐसे पादपों में पर्ण के अभाव में पादप का अन्य भाग, पर्णवृंत, शाखाएं या तने हरे होकर के प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न करती है। तो मुख्य कार्य क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, गैसों का आदान प्रदान। जैसा कि हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचती है। पादपों में भी श्वसन क्रिया होती है तो ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो जब श्वसन क्रिया हो अथवा प्रकाश संश्लेषण हो, दोनों के अंतर्गत गैसों को लिया जाता है, छोड़ा जाता है। गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, आदान का मतलब ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, अथवा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान कहते हैं। और यह आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पर्ण की सतह पर पाए जाते हैं। ये पर्ण है। रंध्र हालांकि नग्न आंखों से नहीं दिखता, लेकिन इस ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, दोनों सतह पर अलग अलग पादपों में अलग अलग जो ऐसा पादप है जिस आवास में रहता है उसके अनुसार ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। लेकिन अधिकांश जो रंध्र होते हैं वो सामान्य तौर पर निचली सतह पर स्थित होते हैं। ये रंध्र जब खुलते हैं तो गैसों का आदान प्रदान होना प्रारंभ हो जाता है। जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि रंध्र पर्ण में स्थित होते हैं। तो पर्ण का और कार्य क्या हुआ? आदान प्रदान। जब वातावरण के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पादप भाग का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, अथवा जो अवशोषित जल है वो अनावश्यक होता है, जो अतिरिक्त होता है, उस जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसके लिए क्या करेंगे कि इस रंध्रों के द्वारा ही अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है। किस रूप में? वाष्प के रूप में। इस क्रिया को नाम देते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्योंकि पर्ण पादप का बड़ा भाग है, चौड़ा भाग, इस पे रंध्र बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए अधिकांश का मतलब हुआ 96% वाष्पो उत्सर्जन होता है वो पर्ण के द्वारा होता है। इस क्रिया के द्वारा क्या कार्य संपन्न होगी? पादपों में क्यों होता है? 100% जल यदि अवशोषित होता है, कितना परसेंट? 100%। तो उसमें से 98% जल पादप के लिए उपयोगी नहीं है, अतिरिक्त है। इसलिए क्या करेगा? वो पादप भाग से बाहर निकालेगा। तो बाहर तो कैसे निकालेगा? इसलिए किस रूप में निकालेगा? वाष्प के रूप में। पहला, अतिरिक्त जल जितना भी उसको बाहर निकालना। और जब वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा तो इम्पोर्टेंट क्रिया होती है। इस क्रिया को नाम देते हैं ताप नियंत्रण। क्या कहते हैं? ताप नियंत्रण। हम छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं ताप नियंत्रण क्या होता है। जैसे हम धूप में कार्य करते हैं तो हमारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, और जैसे ही हम पंखे के नीचे आकर या हवा का झोंका आता है तुरंत प्रभाव से हमें ठंडक महसूस होती है। दूसरा एग्जाम्पल कि यदि मटके के अंदर, मिट्टी के मटके में पानी भर के यदि रख देते हैं तो कुछ समय के बाद में उसकी बाह्य सतह ठंडी हो जाती है और धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी ठंडा हो जाता है। ये क्रिया सब वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन जैसी है। होता कैसे ये कि किसी सतह से जल वाष्पीकृत होते हैं। हमने क्या पढ़ा साइंस में कि जब जल वाष्पीकृत होता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, तो उसको हम क्वथन कहते हैं। एक निश्चित बिंदु होता है, उस बिंदु को पार करते ही द्रव है वो गैस में बदल जाता है। तो जल का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। जैसे जल के अणुओं का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, वह जल तुरंत प्रभाव से किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। ऐसी प्रक्रिया होती है। अब पादपों में तो 100 डिग्री होना संभव है नहीं, वातावरण में भी कितना होता है? लगभग 50 डिग्री का होता है, तो 100 डिग्री होने की संभावना नहीं होती। इस स्थिति में क्या करते हैं कि बाह्य सतह का टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री है, और इस सतह पर बहुत सारे जल के अणु आए हुए हैं। तो होगा क्या? ये जल के अणु 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो बाह्य वातावरण का टेम्परेचर है, इसलिए जल के अणुओं का भी कितना होगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ में इसके आसपास के क्षेत्र से, कोशिकाओं से, ऊतकों से ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करते ही एक निश्चित ऊर्जा के स्तर को पार करता है, जिसके फलस्वरूप किस में बदल जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्प
वाष्पीकृत होने वाला जल का अणु क्या करता है, आसपास के क्षेत्र से ऊष्मा को ग्रहण करता है। तो यहाँ से ऊष्मा इसने क्या की, ग्रहण की, इसके कारण इस क्षेत्र का तापमान तो कम हो गया। बाहर कितना है 40 डिग्री और इसका कितना हो गया, मान लेते हैं 25 डिग्री, तो टेम्परेचर कम हो गया। जैसे जैसे वाष्पीकरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो आसपास के क्षेत्र से ऊष्मा और तीव्र गति से लेता जाएगा, फलस्वरूप उस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हुआ कैसे कि मटकी के पानी के चारों ओर पानी की बूंदें होती है, वो बूंदी वाष्पीकृत हुई तो उसने क्या किया, मटकी के अंदर के जल से ऊष्मा ग्रहण की, इसके कारण आंतरिक जल का तापमान कम हो गया। ठीक इस प्रकार की क्रिया हमारे शरीर पे होती है और इसी प्रकार की प्रक्रिया किस में हो रही है, पादपों के विभिन्न भागों पे होती है। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। इसलिए यदि वातावरण में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी हो जाता है तो भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण पादप का तापमान हमेशा निश्चित बना रहता है। किसके द्वारा होगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होगा। इसके अतिरिक्त पर्ण में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ का संग्रहण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम पर्ण को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पत्ता गोभी को खाते हैं। पत्ता गोभी का कौन सा भाग यूजफुल है, पर्ण, तो पर्ण खाद्य संग्रहण के कारण हम उसको खाएं। बाकी गेहूं की पत्ती को तो नहीं खाते हम। ठीक इसी प्रकार की पालक की पत्ती में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, इसलिए पालक की पत्तियों का उपयोग भी हम करते हैं। धनिए के अंदर सुगंधित पदार्थ होता है, इसलिए धनिए की पर्ण को हम मसालों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो कई पादपों की पर्ण होती है जिसको हम खाद्य संग्रहण के कारण किस रूप में काम कर ले प्रयोग में लेते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त में लेते हैं। खाद्य संग्रहण के अलावा एक कार्य है, इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ब्रायोफिल्म का। प्रवर्धन क्या होता है, जैसे गुलाब की एक डंठल है, उस डंठल को मैं जमीन में रोपता तो नया पादप विकसित हो गया। उस नए पादप के दो भाग कर दिए, एक भाग को यहाँ रोप दिया, दूसरे भाग को यहाँ रोप दिया, तो अब दोनों से नए पादप विकसित होंगे। पादपों को उगाने की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन में यदि कायिक भाग, तना है, जड़ है, ये पर्ण है इत्यादि भाग यदि प्रयुक्त होते हैं तो उसको नाम देता है कायिक प्रवर्धन। ब्रायोफिल्म में पर्ण के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पादप भाग से पर्ण पृथक हो जाती है, पर्ण किसी सतह पर जाकर गिर जाती है तो उसके किनारों से, कहाँ से, किनारों से, इस जगह से आधारीय भाग से जड़ें विकसित होती है और ऊपरी भाग से पर्ण विकसित होती है। इस प्रकार के बहुत सारे पर्ण विकसित हो जाती है। जैसे आलू के अंदर कलिका विकसित होती है और उस कलिका को काट करके हम नए पादप को निर्मित करता है, तो वो भी कायिक परिवर्तन है। लेकिन क्योंकि आलू तना है इसलिए उसको तने के संदर्भ में पढ़ते हैं। ब्रायोफिल्म को किसके संदर्भ में पढ़ते हैं, पर्ण के संदर्भ में। इसका मतलब पर्ण प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ में कायिक परिवर्तन की क्रिया को भी संपन्न करती है। इसके बाद में आते हैं कुछ विशिष्ट कार्य, जैसे अभी अपने रूपांतरण प्रक्रिया पढ़े थे। मटर में परतान बनाता है, नागफनी में कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, कीटाहारी पादपों में ब्लेडर का निर्माण कर देती है, थैली का निर्माण कर देती है। तो ये कार्य इन सामान्य कार्यों से अलग है, इसलिए इसको किस रूप में माना गया, विशिष्ट कार्यों के रूप में। तो मटर किस में है, परतान में है। नागफनी में क्या है, शूल का निर्माण करता है जो कि रक्षात्मक प्रवृत्ति है, ये आरोहण में सहायक है। कीटाहारी में किसका निर्माण किया, ब्लेडर का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप कीटों का भक्षण करने में सहायक होता है। तो कुल कितने कार्य हुए, 6 कार्य मुख्य कार्य के रूप में होते हैं। पादपों में एक निश्चित काल के बाद में पुष्प आते हैं। पुष्प को निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है एक विशिष्ट होती है, जो प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है। अब कई पादपों को प्रकाश 5 घंटे के लिए मिलता है, कईयों को 8 घंटे के लिए मिलता है, कईयों को 10 घंटे के लिए मिलता है, किसी को 3 घंटे के लिए मिलता है। तो पादपों को मिलने वाली प्रकाश की अवधि उसके लिए दीप्तिक कालिता कहलाती है। क्या कहलाती है, दीप्तिक कालिता। और दीप्तिक काल के आधार पर ही अलग अलग पादपों में पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है। इसको हम एक अलग टॉपिक पर का दीप्तिक काल के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। तो दीप्तिक काल में प्रकाश को अवशोषण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और उस ग्रहण करने के लिए जो अंग सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, पर्ण है। तो पर्ण होती है वो प्रकाश उद्दीपन को ग्रहण करके पादपों में एक विशेष क्रिया को संपन्न करता है, जिसको फ्लोरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्लोरी
जन, और इस फ्लोरिजन हार्मोन के कारण पादपों में पुष्प होता है, पुष्प विकसित होता है। जब तक पादपों में फ्लोरिजन विकसित नहीं होता तब तक पुष्प का निर्माण नहीं होता है। तो कुल 7 कार्य पर्ण के संदर्भ में हमने पढ़े हैं। एग्जाम्स के अंदर कई बार प्रश्न आता है पर्ण के कार्य लिखो, तो हम क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को लिखकर छोड़ देते हैं। नहीं, उसमें कम से कम इसमें से 4 कार्य आपको विशिष्ट कार्य है वो लिखने होते हैं, तब जाकर के उसका आंसर कंप्लीट माना जाता है। तो इस प्रकार के आज के इस पर्ण के रूपांतरण और कार्य के साथ पर्ण का टॉपिक समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में पर्ण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न और विशिष्ट बिंदु के रूप में पढ़ेंगे। विशेष जो सामान्य से बिल्कुल अलग होता है, जैसे लंबी पर्ण कैसी है, छोटी पर्ण की, इसको सारांश के रूप में हम एक अलग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।